अब हम लोग समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, क्या समझते हैं? सम संख्या है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, है ना, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ये संख्या लिखे हैं, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जिस संख्या के इकाई मतलब वंश प्लेस है ना, इकाई स्थान पर क्या हो 0, 2, 4, 6 या 8 में कोई एक अंक हो, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप देखिएगा तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे बच्चों आपको बता दूं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे छोटी विषम संख्या 0 होता है। हाँ, सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यदि आपके टीचर ये बोलते हैं सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या, है ना, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 0 होती है। और अगर आपके टीचर बोलते हैं सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, तो उन्हें कहें कि नहीं सर, सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है। मैंने आरडी सर से पढ़ा है, आरडी सर बताए हैं। बेसिकली बच्चे को बताया जाता है सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, लेकिन वो गलत है। सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है। ठीक है, तो 0 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आपके टीचर नहीं मान रहे हैं तो फिर आप टीचर को वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तो वहाँ बताया जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है। तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, तो वो आपको हो सकता है गलत कह दे कि नहीं 0 नहीं होता है, तुम गलत बोल रहे हो, है ना। लेकिन उन्हें अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या 0 ही होती है। तो 0, 2, फिर आपका 4, फिर आपका 6, फिर आपका 8, यानी एक छोड़ के एक, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये होता है सम संख्या। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बढ़ते जाते हैं तो आपको सम संख्या मिलता हुआ चला जाएगा। अगर आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से देखिए। अब देखिए ये सब संख्या है, इसके इकाई एक स्थान पर क्या है? 0 है, तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी 4 है, तो क्या बोले? 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान ये होता है ना, इधर से दायां साइड से लिखना होता है। तो इस तरह से अब देखिए, आपको कुछ हम नंबर देते हैं, उसमें आपको पहचानना है कि इकाई स्थान पे कौन सा नंबर है, और वो देख के आपको बताना है सम या विषम है। आप सम बताइएगा, क्योंकि विषम तो भी आप पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 दिए हैं सवाल, बताइए इसमें ये कौन सा ये होगा सम? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 में से इन पांचों संख्याओं में से कोई एक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। ये सब सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या देखिए, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ना देखिए, इकाई स्थान में देखिए, इसके इकाई स्थान में क्या है? 0, तो ये हो जाएगा। इसके इकाई स्थान में 3, ये नहीं होगा। इसके इकाई स्थान में 6, ये होगा। इसके इकाई स्थान पे क्या है? 6, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों चीज़ लिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम दोनों चीज़ लिखाएं आपको, कि वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती है। तो अब इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आपको संख्या को भाग लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या कटता है कि नहीं कटता। लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पे इन पाँचों में से कोई भी अगर आप देख लेते हैं,
कोई भी एक रहता है तो वो दूसरे कटेगा घटे, ये आसान, ये तो बस देखे और तुरंत बता दिए। लेकिन इसमें आपको चेक करने का जरूरत पड़ेगा, तो चेक नहीं करेंगे हम लोग बस देख लेंगे कि इकाई स्थान पे आखिर इकाई स्थान पे इन पांचों में से कोई है कि नहीं है, इन पांचों अंकों में से कोई है कि नहीं है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या मतलब क्या होता है? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है बच्चों? ऑड नंबर होता है, देखिए ऑड नंबर हो जाएगा वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है ना। तो बोल देंगे वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में तो आप लिख पाएँ कि किसे कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिस संख्या के इकाई स्थान यानी कि वंश प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक अंक हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि बच्चों विषम संख्या पता करने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है संख्या के इकाई स्थान पे। जैसे देखिए एग्जाम्पल इस तरह से, इतना मगर मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें बताना है कि सम है कि विषम है। देखिए ये देखिए इकाई स्थान पे देखेंगे तो इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, ध्यान से अगर आप देखें तो 1, 3, 5, 7 या फिर 9, यानी इसी पांचों में से कोई ना कोई एक अंक होगा तो वो क्या होगा, विषम संख्या। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 3 है, बिल्कुल ये होगा विषम संख्या। यहाँ देखिए ये होगा, 5 है, ये होगा, देखिए 5 यहाँ पे है, ये भी होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ आप समझ लीजिए जो संख्या सम होगा, जो संख्या सम होगा वो विषम नहीं होगा, और जो संख्या विषम होगा वो सम नहीं होगा, है ना। देखिए तो जो सम होगा वो विषम नहीं होगा, और जो विषम नहीं हो जो विषम होगा वो सम नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए ये क्या है, ये जो संख्या है ये क्या है आपका विषम संख्या है, और ये जो संख्या है वो क्या है, विषम संख्या है। ये जो संख्या है विषम संख्या है, ये क्या है, विषम नहीं है, यानी क्या है, सम है। ये क्या है, सम है। तो ये हो गया सम संख्या, है ना। ये क्या हो गया, सम संख्या। ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, है ना। तो ये आपका इस तरह से सम और विषम, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, सम विषम समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इसका अगर आप बुक में देख ले तो काफ़ी सही रहेगा। क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है। अब ये आपको बताए भी थे, 2 के बाद जो भी अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है, है ना, बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए ये क्या है, विषम संख्या है ना, तो ये अभाज्य है, अभाज्य तो नहीं है। अभाज्य इसमें वो संख्या अभाज्य है जिसको हम घेरे हैं, ठीक है ना, इसमें वो अभाज्य संख्या जिसको हम लोग घेरे हैं। 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है। 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, बिल्कुल। देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6। तो ये क्या है, विषम संख्या, ये भी क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या का योग क्या हुआ, एक सम संख्या हुआ। अभी सम संख्या और विषम संख्या आपको बताए। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 12 है, सॉरी 12 नहीं 13 है, और ले लेते 15, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये भी विषम है ना, और ये भी विषम। तो विषम विषम मिल क्या मिलता है, सम। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना। देखिए बच्चों क्या लिखा है, 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या है। अब देखिए 2 सम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या होता है। हाँ, सम संख्या का जोड़ हमेशा सम संख्या है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 + 6 12, है ना। 4 + 4 8, 2 + 4 6। ये सम इन दोनों का सम
ये सम संख्या, ये सम संख्या, इन दोनों का जोड़ जो है वो भी सम संख्या दिया, ये भी सम का जो जोड़ है वो सम संख्या दिया है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर देखिए अगला कि एक विषम और एक सम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं 5 + 6 तो 11 आ रहा है, बिल्कुल ये क्या है विषम संख्या, ये क्या है सम संख्या। तो सम और विषम का जो जोड़ है वो क्या होता है विषम संख्या होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। दो विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या है, बिल्कुल दो विषम संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना। जैसे मान लीजिए 3 × 3 है तो ये क्या 9 हो गया, या फिर 3 × 5 है ये क्या हो गया 15। तो दो विषम संख्या है, ये भी विषम ये भी विषम, तो दो विषम संख्या गुणनफल यानी इसका गुना एक विषम संख्या देता है। ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना। इस सब को याद करने से अच्छा है कि आप इसको समझ के ना याद रखें तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल एक सम संख्या होता है, बिल्कुल एक सम संख्या और एक विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या देता है हमेशा सम संख्या देता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक हम लोग लास्ट देख लेते हैं क्या है, दो सम संख्याओं का गुणनफल भी एक सम संख्या है ना। जैसे मान लीजिए दो सम संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 2 ले लेते हैं 4, तो बिल्कुल सही बात है दो सम संख्या का गुणनफल एक सम संख्या ही देता है। जैसे मान लीजिए 2 × 4 ये भी सम 8, बिल्कुल। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा नोटिस कर लेंगे, लिख लेंगे आप लोग, और हो सके तो इसको थोड़ा समझ के और पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यदि आपके पास बुक नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ हमको और पढ़ना है, उसके बाद हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है अभाज्य युग्म और संपूर्ण संख्या, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अभाज्य युग्म जो होता है ना काफ़ी आसान है ये अभाज्य युग्म। देखिए बच्चों ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लेते हैं ना, चैप्टर आपको बहुत आसान लगता है क्योंकि वो चीज़ आप पहले से ही जान चुके होते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य युग्म क्या है, अभाज्य युग्म वो संख्याएं होती है ना। तो इसमें जो है अभाज्य युग्म पहले समझते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, अभाज्य मतलब आप जान ही रहे हैं अभाज्य संख्या पीछे बताएं। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या कितना हो 2 हो, अभाज्य युग्म या जुड़वां अभाज्य कही जाती है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है देखिए, ये क्या लिखे हम, देखिए अभाज्य युग्म क्या होता है या फिर अभाज्य जुड़वां क्या होता है, ठीक है ना। सॉरी अभाज्य युग्म या फिर जुड़वां अभाज्य क्या होता है समझिए। अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है ना, जैसे में मान लीजिए 3 है और 5 है, तो ये भी अभाज्य है ये भी अभाज्य है। इन दोनों अभाज्यों का जो अंतर है वो कितना 2 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए मान लीजिए कि लेना अभाज्य है ना, जैसे 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है और इसका अंतर यानी कि इन दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये जो है ये जो आपको युग्म मिल रहा है, ये जो आपको जोड़ी मिल रहा है, ये क्या अभाज्य युग्म है। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं आगे, मान लीजिए 11 ले लेते हैं 13 ले लेते हैं, तो ये भी क्या है आपका अभाज्य युग्म है क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या, इसका अंतर कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे देखिए इसको समझने के लिए ये जो हम अलग से बनाए हैं इसका यहीं पे हम यूज करने वाले थे, इसीलिए देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ये भी अभाज्य, तो 2 और 3 अगर इसको हम युग्म बनाते हैं तो इसका अंतर कितना होगा 1 होगा, तो ये नहीं बनेगा। देखिए 2 ले लेते हैं फिर 5 ले लेते हैं, तो 2 और 5 का जो युग्म बनेगा वो कितना होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 3 और 5 ले लेते हैं, 3 5 का कितना हो जाएगा अंतर 2 होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए हुआ भी। उस तरह से 5 7 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये तो है ही नहीं है ना। यहाँ पे 11 13 भी हो जाएगा क्योंकि इन दोनों 11 13 भी हो जाएगा क्योंकि इसके इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 है। फिर देखिए 17 और 19 भी हो जाएगा, है ना, 17 19 भी हो जाएगा। हम लोग अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 17 19 आवाज़ संख्या होना चाहिए, और आवाज़ संख्या होने के साथ साथ दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ये भी आवाज़ होना चाहिए ये भी आवाज़ होना चाहिए। इस तरह से यहाँ से अगर आप ये देखिए आगे 23 और 29 दोनों, इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है, इधर भी नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है ना, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 2 है, इधर तो नहीं होगा, है ना।
इधर भी नहीं होगा, हाँ फिर ये हो सकता है ना, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर है ना। फिर इस तरह से इधर तो है ही नहीं, अब नहीं होगा, यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में जितना हो सकता था उतना हमने कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ गए अभाज्य युग्म क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। तो संपूर्ण संख्या देखिए क्या लिखा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कही जाती है ना। तो आप डिफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं चाहे तो। वह संख्या जिनके, इनको समझाने के लिए हम कॉपी भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या है ना, उसका सम जो है, जैसे मान लीजिए कि 6 है, जैसे एक एग्जाम्पल आपके बुक में लिया वही ले लेते हैं, 6 है। तो 6 का जो गुणनखंड होगा, 6 का गुणनखंड अगर आप नहीं समझे हैं तो आप जाइए, है ना, पहले 3a देखिए। ठीक है, 3a में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो गुणनखंड जो है 3a में 1 मिनट, 3a में ही शायद बताया गया है। हाँ, 3a में बहुत अच्छे से बताया गया गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, यदि आप नहीं देखें तो जाइए देखिए, लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 3 से हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड है। यदि गुणनखंड का सम यानी योग, यदि गुणनखंडों का योग इस संख्या का दोगुना हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो 6 है ये क्या हो जाएगा, एक संपूर्ण संख्या है। जैसे देखिए इसको जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 6, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आप, ये आपका गुणन खंडों का योग है ना। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 1 2 3 3 3 6 6 6 12। देखिए ये जो आपका संख्या है उसका दोगुना है, 6 का दोगुना है। इसका मतलब है कि ये जो 6 है आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अब आपको चैप्टर समझने में कोई आपत्ति नहीं होगा। देखिए, स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तथ्य। तो जो प्राकृतिक संख्या केवल 1 से और अपने से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहती है, आपको बताएं हम। ठीक है, दूसरा है जो प्राकृतिक संख्या एक एवं स्वयं अपने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाज्य हो उससे यौगिक संख्या कहते, बताएं आपको। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या है। ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड होता है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, और फिर भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए। तो इसके पास तो एक ही है। तो सबसे छोटा तो यौगिक संख्या ये हुआ था और सबसे छोटा अभाज्य संख्या ये हुआ था। तो ये वाला लाइन आप याद रखोगे। 1 से लेकर 100 के बीच का, 1 से लेकर 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो ये तो आपको बताए थे, है ना। ये जो है आपको इसमें जो हम वही करके बताएं, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है। बिल्कुल, 2 के बाद जिसको भी अगर आप देखोगे, 2 के बाद देखोगे 4, तो किसी को भी लोगे आगे तो वो सम संख्या लोगे तो वो 2 से तो कटवे करेगा, खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो यानी 3 फैक्टर हो गया, यानी 3 गुणनखंड हो गया, तो अभाज्य संख्या कैसे होगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो तो हो गया है काफ़ी अच्छा और शानदार। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो फिर आपको ये जो आपका चैप्टर है 3B, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। आपको अगले पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाइए, चेक कीजिए, है ना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।